वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहूँगा। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मैडम ने बड़ी अच्छी बात की थी कि क्या हम 24 घंटे अपने आप को खुश रख सकते हैं, अगर नहीं रख सकते तो क्यों नहीं रख सकते। मैं इसी सवाल को कंटिन्यू करूँगा और लेके चलूँगा मैडम फ़ायज़ा असलम के साथ, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं और माशाल्लाह से रिलेशनशिप कोच भी हैं। बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं और देखना यही है कि अगर हम अपने आप को 24 घंटे एक जैसा नहीं रख सकते तो फिर हमें क्या करना होगा। मैडम मैं आपकी तरफ आऊँगा, बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है। किस तरह से हम मोटिवेट रख सकते हैं? क्या 24 घंटे एक ही जैसी वाइब्स आ सकती हैं मुझसे? मैं 24 घंटे एक ही जैसा एनर्जेटिक रह सकता हूँ? सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन सुबह 8 बजे तक क्या मैं उसी तरह से एनर्जेटिक तरीके से काम कर सकता हूँ? बुनियादी चीज़ ये है कि इंसान के अंदर दो बैटरियाँ हैं। ओके। एक प्लस है, एक माइनस है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। आप जिस बैटरी को फ्यूल देंगे वो काम करना शुरू कर देगी। बात ये कि दोनों बैटरियां चलती हैं हमारे अंदर। ओके। ठीक है। आप देख लीजिए कि आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट कैसा है। इंतहाई पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, अच्छे ट्रेनिंग्स और अच्छे कोर्सेज लेते हैं, अच्छे प्रोग्राम्स देखते हैं, गप्पे लगाते हैं, जोक्स क्रिएट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट अच्छी लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट होने लग जाती है। इसका मतलब है कि आप अपनी पॉजिटिव बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। और फिर इंसान है, हर वक्त खुश नहीं रह सकते, ना हर वक्त मोटिवेट रह सकते हैं। ऑफिस जाते हुए ट्रैफिक मिल जाता है, उलझन होने लगती है। ऑफिस पहुंचे, काम पहले से तैयार नहीं था या फाइल रेडी नहीं थी आपकी टेबल पे, या बॉस घर से बेगम से डांट खा के आया, उसने डांट दिया तो उसके बाद भी गुस्सा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सवाल ये आता है कि कोई तरीका बताएं कि हम हर वक्त मोटिवेट रहें। सही। तो मैं सबसे ही कहती हूँ ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप हर वक्त मोटिवेट रहें। ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है। हर वक्त खुश रहने आप कोशिश करें कि आप खुद खुशी क्रिएट करें। पॉजिटिव रखें तो यकीनन आप खुश रहेंगे। कोई आपको थाली में रख के खुशी नहीं देगा, आपको खुशी खुद क्रिएट करनी है। जब आप खुशी क्रिएट करते हैं तो आप खुद खुश रहने लगते हैं, यानी आपका जो पॉजिटिव बैटरी है ना वो चार्ज रहने लगती है। और फिर ऐसे ही इंसान से जब हम मिलते हैं तो उससे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं। सही। अच्छा मैडम, इसमें काउंसलिंग की बड़ी ज़रूरत होती है किसी को भी मोटिवेट रखने के लिए या मोटिवेट रहने के लिए। किसी मेंटोर से, किसी टीचर से, किसी थेरेपिस्ट से काउंसलिंग लेना बड़ी ज़रूरी है। आप क्या समझते हैं कि काउंसलिंग सिर्फ बातों का नाम है या वाकई काउंसलिंग के अंदर कोई ऐसी थेरेपी मौजूद होती है जो आपको पॉजिटिव रखती है, आपकी वाइब्स पॉजिटिव रहती हैं? काउंसलिंग है तो बातचीत का नाम। सही। CBT थेरेपी जिसको हम कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आज के नफ्सा नफसी और मसरूफियत के दौर में बातचीत ही का तो वक्त नहीं मिलता दो इंसानों को। माँ के पास बेटी के लिए वक्त नहीं है, बेटी के पास माँ के लिए वक्त नहीं है, भाई के पास भाई के लिए वक्त नहीं है। बाप बेटे से नहीं पूछता कि तुम्हारी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है, बेटा बाप से नहीं पूछता कि आपके पेट में दर्द था, आप ठीक है, आप खैरियत से हैं। तो ये जो नफ्सा नफसी है ना, तो इसमें इंसान को इंसान का सहारा चाहिए। उसके लिए जब हमें अपनों का सहारा नहीं मिलता, जो कि बहुत ज़रूरी है, तो फिर एक ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए जिससे हम जाके अपनी दिल की हर तरह की बात शेयर कर सकें, जो हमें जज ना करे, जो हमें ये ना कहे कि देखो जी तुम गलत हो, तुम तो इंतहाई बेवकूफ़ इंसान हो, तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। काउंसलर का ये काम नहीं होता। काउंसलर आपको सुनता है, आपको जज नहीं करता। और किसी को अपनी बात सुनाना इतनी बड़ी थेरेपी है कि जिसके बारे में आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। वो कहते हैं क्या हुआ, बात ही तो करनी ना, किसी से भी कर लेंगे। आप जिससे बात कर रहे हैं क्या वो आपको थेरेप्यूटिक वे में सुन रहा है या नहीं, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। क्योंकि सुनना एक आर्ट है, सुनना एक पेशेंस का नाम है। बहुत से लोगों के पास वो पेशेंस नहीं होता। आपने देखा होगा, आप अपनी बात सुना, आपको बीच में काट देंगे, 2 सवाल उठाएंगे, थोड़ी देर में फिर सवाल उठाएंगे, फिर कोई जजमेंटल कमेंट पास करेंगे, तो बात सुनाने वाला थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तो काउंसलर की बेस्ट क्वालिटी ये, जो सबसे अव्वलीन क्वालिटी होती है, कि वो एक अच्छा लिसनर होता है और वो अपनी लिसनिंग कैपेसिटी से सामने वाले इंसान को बड़ा हल्का फील कराता है। फिर वो ऐसे क्वेश्चंस रेज करता है, ऐसी रियलाइजेशन देता है कि वो मशवरा नहीं देता, वो इम्पोज नहीं करता कि देखो तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वो बात इस तरह करता है कि अगले इंसान को खुद बहुत ये रियलाइजेशन होती है, उसका इंसाइट, उसका जो इंसाइट है ना वो रोशन होता है, उसको मार्फत की रोशनी मिलती है, दे रहा होता है, उसी इंपॉर्टेंस से वो अपने आप को बेसिकली उसकी बसारत तो अलग है ना, उसकी बसीरत जाग जाती है।
ओके। अच्छा मैडम, आजकल जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, जो मैं समझता हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, तो आप क्या समझती हैं उसके लिए भी काउंसलिंग की ज़रूरत है? जो नए शादीशुदा जोड़े या जो शादी करने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि उनको भी इस तरह से प्री मैरिज काउंसलिंग करानी चाहिए, या उनके लिए भी कोई ऐसे काउंसलर होने चाहिए जो उनको समझा सकें, गाइड करें कि कल को आपको लाइफ गुजारनी है तो किस तरह से गुजारनी चाहिए? इसके लिए भी आप सजेस्ट करती हैं काउंसलिंग? मैं इसके लिए प्री मैरिज एजुकेशन सजेस्ट करती हूँ, जिसके ऊपर मेरा कोर्स इंशाल्लाह रेडी हो रहा है, जिसको मैं बहुत जल्द अज जल्द लॉन्च करने वाली हूँ। हमारे यहाँ प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़रूरी, जिसको आप दूसरे अल्फाज में प्री मैरिज एजुकेशन देते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को BBA, MBA, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए तो यूनिवर्सिटी में डिग्रियाँ मौजूद हैं, लेकिन मैरिज काउंसलिंग जो कि प्री मैरिज एजुकेशन जिसको कहा जाता है, उसके लिए हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं है, कोई इस तरह के लोग हैं काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप कोच मौजूद हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड हैं, वो उस तरह से नहीं है। वो तब करते हैं जब शादी के बाद इश्यूज आने लगते हैं। यानी वो पोस्ट मैरिज इश्यूज के ऊपर काउंसलिंग करते हैं, जब तबाही आ चुकी होती है, कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज को वो बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ, अब शादी से पहले क्या क्वालिटीज आपने अपने अंदर डेवलप करनी, इसके ऊपर बात होनी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बात बहुत कम लोग कर रहे हैं। मतलब आप ये समझती हैं कि जिस तरह से प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, उसी तरह से शादी से पहले ये प्रोफेशनल इसी तरह की काउंसलिंग वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसकी कमी से हमारा माशरा, हमारा ख़ानदान, हमारे अफराद, उनकी शादीशुदा ज़िंदगी तबाह बर्बाद होती जा रही है। अच्छा मैडम, आप डर और खौफ को किस तरह से लेती हैं? बहुत सारे लोग डर की वजह से ये काम नहीं कर रहे होते, डर उनके अंदर बहुत सारा होता है, वो ना अपने काउंसलर के साथ शेयर कर रहे होते हैं, ना वो खुद को मोटिवेट कर पा रहे होते हैं। तो ये कौन सा डर है जो उनके बैक ऑफ द माइंड कहीं मौजूद होता है? इस डर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? मैं समझती हूँ उनके पीछे बैक ऑफ द माइंड, उनके जहन में ये डर होता है कि हमारी बात कोई और सुन लेगा, किसी और के सामने हमारी बात खुल जाएगी। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को इस प्रोग्राम के तवज्जो से ही बताना चाहूँगी कि काउंसलिंग का जो बेसिक जो पहली शर्त है वो है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके। ताकि आप पूरे इत्मीनान और पूरे यकीन और पूरे भरोसे के साथ हमारे पास बैठें, बात करें, अपना मसला शेयर करें। हम आपको उसके बारे में उसका बेहतरीन हल तजवीज़ करेंगे, आपके अच्छे लिसनर बन के, आपके एक अच्छे दोस्त की तरह आपको काउंसलिंग करेंगे। ये एक डर होता है। जैसे मैं आपको यूँ बताऊँ कि बहुत सारे लोग आते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी मुझे शो नहीं करते। बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जब उनसे पूछो कि आप क्या काम करते हैं, बिजनेस करता हूँ। क्या बिजनेस करते हैं वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी देना नहीं चाहते कि मैं फलां कंपनी का मालिक हूँ, मैं फलां मेरी फलां एरिया में फलां भादराबाद पे फलां शॉप है, वो ऐसे बताना पसंद नहीं करते। तो एक आइडेंटिटी का मुझे लगता है कि उनको खौफ होता है। दूसरे मुझे लगता है कि उनको उनकी सीक्रेट चीज़ों का, सीक्रेट रहने का उनको एक खौफ होता है। तीसरा मुझे लगता है कि एक जो हमारी सोसाइटी का स्टिग्मा है ना कि काउंसलिंग के लिए जाऊं, क्या मैं इतना कमज़ोर हूं कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ गई है? तो मैं ऐसे तमाम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि थेरेपी के लिए आने वाला हर इंसान एक मजबूत इंसान है। ये उसके ग्रोथ माइंडसेट की निशानी कि वो अपने आप को ग्रो करना चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी के मसाइल से आगे निकलना चाहता है। वो रियलाइज करता है कि इस चीज़ की अगर मुझ में कमी है तो मैं डिस्कस करूं। Exactly. जैसे हम अपने कंसल्टेंट के जाके डिस्कस करते हैं कि जो मेरी फलां जगह पे पेन हो रहा है, या अगर बताएंगे नहीं तो वो कैसे देखेगा? बिल्कुल इसी तरह अगर जहन में कोई खराबी क्रिएट हो रही है, कोई सोच में कोई खराबी आ रही है, कोई बात है, तो आप अपने कंसल्टेंट से, अपने थेरेपिस्ट से उसको बताएं। वो आपको गाइड करेगा कि आपको अपनी सोच में कहाँ तब्दीली लाने की ज़रूरत है। तो आप ये समझते हैं कि हमारी सोसाइटी में थेरेपिस्ट को या कंसल्टेंट को उस तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया गया अभी तक? अब फिर भी मैं समझती हूँ बेहतर हो गए हालात, लेकिन आज से 10 साल पहले तो इसका कोई वजूद ही नहीं था, इसको कोई समझा ही नहीं जाता था। अब फिर भी मुझे लगता है कि लोग काफ़ी हद तक इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्टिल आज की तारीख तक भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और स्पेशली बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को थेरेपिस्ट के पास जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई हम हैं ना तुम्हारी बात सुनने के लिए, तुम हमें बताओ कि क्या प्रॉब्लम है।
मैं इस बात पे 200% यकीन रखती हूँ कि माँ बाप से बड़ा कोई थेरेपिस्ट नहीं होता, कोई काउंसलर नहीं होता, लेकिन बच्चे बाज़ औक़ात माँ बाप से वो बात नहीं कर सकते, नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे होते, तो लेट देम गो, उनको जाने दें आप किसी काउंसलर के पास, कम से कम एटलीस्ट वो अपना मसला तो हल करेंगे। डायग्नोज तो हो, पता तो चले कि डायग्नोज है तो किस हो, चीज़ की पता तो कमी। चले कि आपका बच्चा किस मुश्किल से, किस परेशानी और किस गम की, तकलीफ की कैफियत से गुजर रहा है, तो खुदा के वास्ते उसको निकाले उस तकलीफ से और अपनी ईगो को साइड में करें थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ये जो डर और खौफ होता है, इससे आप क्या समझती हैं कि ज़हनी अमराज की तरफ भी बच्चे चले जाते हैं या बड़े भी? तो वो ऐसी कौन सी अमराज हैं जिसकी तरफ जो है ना वो चले जाते हैं, जिसका बाद में फिर इलाज मुमकिन है या नहीं है? इलाज तो देखिए, शुरुआत तो बेचैनी, इज़्तिराबियत, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, एंग्जाइटी से शुरुआत होती है, उसके बाद वो डिप्रेशन है, क्रॉनिक डिप्रेशन बन जाता है जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें सुसाइडल थॉट्स भी हैं, सेल्फ हार्म भी है, बाज़ लोग सुसाइड कर भी जाते हैं उसके अंदर, लो सेल्फ स्टीम, बेतहाशा लो सेल्फ स्टीम हो जाती है। उसके बाद अगर यहाँ पर इलाज नहीं होता, वो बीमारी बढ़ती चली जाए, तो फिर वो OCD में कन्वर्ट हो जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, ये तमाम वो चीज़ें कि जब आप बंदा यहाँ तक चला जाता है तो उसकी वापसी फिर तो ये बहुत तो फिर मुश्किल, बहुत मतलब लास्ट स्टेज हो गई ना, लास्ट स्टेज हो जाती है।